Okay, so this is about IMM OBG exam preparation. फातिमा मारूफ, वॉइस क्लियर? इफ एनी इशू आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं चेक कर लूंगी। समटाइम ये होता है कि आवाज चली जाती है या मैं खुद को ही म्यूट कर देती हूँ। अच्छा, मारूफ एंड फातिमा, यू पीपल आर डूइंग मेटल एंड मेडिसिन नाउ इट इज। कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं? मैम मैंने सिर्फ अभी तक एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और जनरल वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, सिर्फ इतने ही किया। मैम टाइम ही नहीं मिल रही, बिलीव मी। आई जस्ट वांट टू मेक अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। स्टिल आई एम सो बैक, आई एम लेफ्ट बैक लिटरली। ट्रेनिंग भी आई एम साथ चल सो रहे हैं ना? स्ट्रेस्ड। जी जी ट्रेनिंग भी साथ चल रही है, आई कैन जी अंडरस्टैंड। So या this session is about actually how to prepare for IMM with training. So you will learn many things, inshallah. मैम मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे मैंने फिजियोलॉजी वाला स्टार्ट किया हुआ था। मैंने एक तो बहुत लेट बच्चे में ज्वाइन किया, उसमें मैंने फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है, तो उसमें मैडम मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे मैंने आपका लेक्चर सुन के मैंने देखा कि आपने कुछ ईबीएम से दिया हुआ था, कुछ 10 टीचर से, तो जैसे आपका लेक्चर सुनने से हेल्प हुई, लेकिन उसको याद करने के लिए हमें बुक रीड करना पड़ रही थी। तो मैंने मुझे तो कल से आज तो उसी पे ही टाइम लग गया है, मैं तो इसकी समझ No, नहीं no आ रही। worries, no worries. Maternal medicine आप चाहें तो हम इसको एंड पे करेंगे because we are starting our new batch from fetal medicine. तो maternal medicine we will repeat, but इसको एंड पे करेंगे. Then I will tell you how to overcome with this huge and big module. मारूफ, जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स इनसाइड प्रेगनेंसी है ना, ये आईएमएम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमने हर जगह से करना है, ठीक है? हाँ इस जी, पे कोई गाइडलाइन तो है नहीं हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली, वरना तो हम गाइडलाइन से कर रहे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, वो तो ऑब्वियसली कवर करने हैं। फिर हम मल्टीपल रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे एंड आई विल लेट यू नो कि आप उनको एग्जाम ओरिएंटेड वे में कैसे उनके टेबल्स बना सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं थ्रू हाँ जी। न्यूमेरिक्स। नो बस वरीज, मैडम यही हम चाह रहे थे कि हमें ओरिएंटेशन हो, कि हम एक तरतीब से मतलब स्टार्ट से A to Z हम ले जाएं। मैं ना ओरिएंटेशन सेशन प्लान कर रही थी। एक्चुअली आई वाज बैडली स्टक विद माय अदर कोर्सेज। अभी आईएमएम के बाद जो टॉक्स के कोर्स स्टार्ट हुए, तो नाउ आई एम फीलिंग कुछ रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ चिट चैट कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए, बट नो वरीज, नॉट टू लेट। जी जी सो मारूफ एंड ऑल अदर्स, चलें लेट्स स्टार्ट। तो आईएमएम के बारे में मतलब जो एक एग्जाम की तैयारी से पहले जो नेचुरल एक क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या होते हैं? मतलब व्हेन आपको पता चला आपने एग्जाम देना है, सेकेंड ईयर ट्रेनिंग का एंड हो रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये तो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, रोटेशन दे दिया गया, तो क्या दिमाग में आया आप लोगों के कि क्या है आईएमएम? आपके सीनियर्स क्या बोलते हैं इसके बारे में? आपको खुद क्या लगता है, क्या स्ट्रेस है, मरीज है? मैम हमें तो मैं यही पता है कि बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम पासिंग रेट है, मुश्किल कैसे है? हाँ, चलो आई सब विल यही टेल यू, कहते इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ आपने क्या करना है, बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। जो चीजें आप कर रहे हो वो सिलेबस वाली कर रहे हो ना, या आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो? क्योंकि आईएमएम का और जो पार्ट 2 का सिलेबस है वो डिफरेंट है, आप लोगों को कम पढ़ना पड़ता है लकीली। अच्छा, फिर ये कि जो आपने पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अब आप ईवीएम खोल लोगे है ना, आपको लगता है ईवीएम बड़ी मैजिक, सब कुछ तो यहीं से पढ़ना है। आपसे तो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा चीते हैं, वो ये भी नहीं पढ़ते, वो 10 टीचर पे गुजारा करते हैं। ऑल्दो ये क्विक सोल्यूशन है, बट डू नॉट फॉल फॉर क्विक सोल्यूशंस। इससे क्या होगा, मे बी आईएमएम पास हो जाए, बिकॉज आईएमएम में पास पेपर्स कर लोगे। हाँ, थोड़ा सा सीपीएसपी के एमसीक्यूज इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट आईएमएम। तो पास हो जाते हो बाय यूजिंग हैक्स, लेकिन टॉक्स टॉक्स में नहीं होते। चलो मैं ये कहूँगी मोजा हो गया, वहां भी हो गए, व्हाट अबाउट पार्ट 2? यू कैन नेवर पास पार्ट 2 बाय क्विक सॉल्यूशंस। तो आपने पढ़नी ही है ओरिजिनल स्टफ, जो आपका सिलेबस है वहां से करना ही है। जब करना ही है तो पहले से ही क्यों अपने आप को खवार कर रहे हैं? पहले से ही तैयारी रख लें।
मतलब जब लेबर पता है ना इससे ही कवर होगा, इसके अलावा तो कवर हो नहीं सकता, वाई गोइंग पार्ट एंड टीचर ईवीएम ड्यू एंड अदर स्मॉल हैक्स। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके टॉपिक्स क्या हैं आईएमएम के लिए इम्पोर्टेंट, और उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। और आप ऑब्वियसली जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी टॉपिक्स का नाम, मॉड्यूल्स का नाम, सोर्सेज का नाम, तो आपने पैनिक हो जाना है वो ह्यूज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख के ना, कि 5 मंथ्स है एग्जाम, एग्जाम में 5 मंथ्स ही है ना, फैब में है ना एग्जाम, तो ये पता नहीं कैसे होंगे, ये तो मैडम 2 सालों का काम बता रही है 5 महीने में करने के लिए। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। देयर आर वेज वी कैन कंप्लीट द सिलेबस बाय स्मार्ट वेज, और यही तो वजह आप लोगों ने एक हेल्प ली है, आपने कोई कोर्स ज्वाइन इसीलिए तो करते हैं, आपको हेल्प मिले। हाँ, जब आपने ही हर बुक से पढ़ना है और सारा ही पढ़ना है और खुद से पढ़ना है, तो डेफिनेटली पास तो आप हो जाओगे, थोड़ी खबारी हो जाएगी बट हो जाओगे। बट इफ यू आर ज्वाइनिंग अ कोर्स, तो ये कोर्स की जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करे कि सिलेबस कंप्लीट है, मेक श्योर करे कि सही तरीके से कंप्लीट किया है, सोर्सेज क्या हैं, और क्विक सोल्यूशंस ना हो। सिर्फ आईएमएम नहीं निकालना, और अल्टीमेट मकसद तो ये है कि पूरा पार्ट 2 निकालें। और फिर ये है कि आपकी जो खबारी है या जो हार्ड वर्क है वो थोड़ा कम हो, ठीक है। आपको पता है 200 की जो ये आपने रिसेंटली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की है ना, आपको पता है इसकी जीटीजी कितने कितने पेजेस की है? 200 पेजेस की है। लेकिन मैंने कितना सिंपल कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये वोन विलिब्रेंड है, ये एग्जाम में ऐसे आएगा, इसकी इंट्रापार्टम केयर ये है, ये हीमोफीलिया है, इसकी इंट्रापार्टम केयर ये है, इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये है, इसका ये है, इसकी पेडिग्री ये है, इसकी पेडिग्री ये है, इसकी पोस्टपार्टम केयर ये है, इसकी पोस्टपार्टम केयर क्या है। टू द पॉइंट आपने कर लिया और आपका हो गया। जिन्होंने कर लिया उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। सेम फॉर एपिलेप्सी, जिन्होंने एपिलेप्सी अभी आई थिंक हमने किया है 2 दिन पहले, तो हमने क्या किया कि भाई एपिलेप्सी में लो रिस्क क्या है, हाई रिस्क क्या है, एपिलेप्सी में सेफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन सी है जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं, और जो टॉप 3 है प्रेगनेंसी में वो कौन सी है, और जो टॉप 3 है ब्रेस्ट फीडिंग में वो कौन सी है, और कौन सी जो है एनॉमलीज कराती हैं, और क्या कौन सी ड्रग्स हैं, इसके अलावा फॉलिक एसिड हाई डोज देनी है, कब तक देनी है, और इंट्रापार्टम केयर क्या है, और फिट्स मैनेजमेंट क्या है, टॉप 1 2 3। तो बस अब वो पूरी अब 20 पेजेस की गाइडलाइन से तो आपको समझ आ गया ना कि ये चीजें कवर करनी है, तो थ्रू कोर्स आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई। तो दिस इज अ वे, दिस इज यही है स्मार्ट वे एक्चुअली, कि आपके 200 पेजेस भी कवर हो गए। तो 200 पेजेस पढ़ने भी नहीं पड़े और काम भी निकल आया, ठीक है, और अच्छे तरीके से निकला है। मतलब मे बी वो बच्चा जो ये 200 पेजेस पढ़ेगा वो उन क्वेश्चंस के आंसर ना कर पाए जैसे आप कर पाओगे, इजंट इट? क्या ख्याल है? 1 2 टॉपिक तो सुने होंगे ना अभी तक मेरे। चलो, तो यस, मारूफ का माइक म्यूट पे लगा देते हैं। चलो, तो आज इसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई सिलेबस प्रैक्टिस बुक्स बताऊंगी एमसीक्यूज के लिए, थ्योरी बुक्स के बारे में बात करेंगे, पास पेपर्स के लिए क्या आपके पास चॉइसेस हैं, और एक आइडियल वे तो बहुत अच्छा है, सारी गाइडलाइंस पढ़ लो पेज टू पेज, हाँ सारी बुक्स पढ़ लो, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, ना पॉसिबल है इन 5 मंथ्स, ये तो वैसे 2 मंथ्स में भी पॉसिबल नहीं है। तो वी विल डील अबाउट प्रैक्टिकल वेज, तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रैक्टिकली आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे हमारा सिलेबस जो है वो बता दें, तो मैं आपको पता है क्या बताऊंगी कि ये आपका सिलेबस कॉलेज की तरफ से इंटायर सिलेबस जो आपका डिजाइन किया गया है वो इन 18 मॉड्यूल्स में डिजाइन किया गया है, ठीक है। और जो पहला है वो क्लिनिकल स्किल्स पे है, ये चीज आपके आईएमएम में नहीं आती, लकी टीचिंग और अप्रेजल ये सब चीजें पार्ट 2 में आती है, जान छुटी। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल गवर्नेंस, रिसर्च, ये भी पार्ट 2 में आती है, जान छूट गई। कोर सर्जरी स्किल्स में आता है, ठीक है, एपी कैसे देनी है, सिजेरियन सेक्शन के स्टेप्स क्या हैं, वीएच के स्टेप्स क्या हैं, ये आता है, ठीक है, ये करेंगे। 6 मॉड्यूल में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, बिल्कुल करनी है। ब्लैडर इंजरी हो गई, यूरेटर इंजरी हो गई, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो गया, हाउ यू विल हैंडल देम, आईएलएस हो गया, वो कैसे देखना, परफोरेशन है, ये सब चीजें,
तो सर्जिकल जो 5 और 7 मॉड्यूल्स है वो सिमिलर एक ही जैसा है। प्रोसीजर्स हैं जो कि आईएमएम में इतने ज्यादा नहीं है लेकिन बेसिक्स हैं, जैसे लेबर के बेसिक्स प्रोसीजर्स हैं या गायनी के हैं। हाँ, एंटीनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है रहा है मैम। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, एक नॉर्मल लो रिस्क पेशेंट के कितने विजिट्स हैं, हाई रिस्क के कितने विजिट्स हैं, कैसे इंडिविजुअलाइज करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटरनल मेडिसिन, जो जो हम कर भी रहे हैं आजकल। ठीक है, फिर लेबर की मैनेजमेंट, इसको तो मैं ना डिफरेंट करती हूँ, इसको हाईलाइट ही डिफरेंट करती हूँ। हाँ, ये जो लेबर की मैनेजमेंट है और ये जो मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी है और ये जो पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों मॉड्यूल्स ये वो मॉड्यूल्स हैं जिसकी बेस पे या तो आईएमएम पास होता है या फेल होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी आवाज क्लियर है बच्चों को? प्रॉब्लम तो नहीं है? राइट इन द चैट बॉक्स। मैं बड़ी सीरियस बातें करने वाली हूँ, क्योंकि फिर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम दोबारा बेसिक्स पे नहीं आएंगे। फातिमा, वो वुल्फा, सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट। ओके, चलो चलें चलें चलें, सो क्लियर है? ओके, फातिमा से इज क्लियर। तो भाई ये तो तीनों मॉड्यूल 10, 11, 12 ना, ये वो मॉड्यूल्स हैं जो हमने दिल जान फेफड़े गुर्दे हर चीज लगा के करना है। ठीक है, 60-70% तक पेपर आता है इसमें से, 60 तो डेफिनेटली आएगा। अच्छा, फिर गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज्यादा टेस्ट नहीं होते आईएमएम में। सब फर्टिलिटी बेसिक से ही आता है, हम डीप नहीं जाएंगे। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्शन आ जाता है और एसटीडीज आ जाती हैं, इनमें भी बेसिक्स ही रहना है। कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन तक और यूके में क्राइटेरिया तक करता है इनमें, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी एसटीडीज हैं, उनकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट वो देखनी है, या इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स कौन से लेने हैं। अर्ली प्रेगनेंसी जो है आईएमएम में सेकंड, इसको मैं सेकंड बोलूंगी, सेकंड फेवरेट टॉपिक है बाय कॉलेज। ठीक है, और ये आराम से, ऐसा नहीं आता कि हम सुपरफिशियली करें, इस पर जान मारनी पड़ती है। ओके, और 17 मॉड्यूल ऑन्कोलॉजी, ये तुम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी है क्योंकि इसमें प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस तक आता है। मतलब आपको सिन करना है वो भी सुपरफिशियल, विन करना है वो भी सुपरफिशियल, वैन करना है वो भी सुपरफिशियल, या हाइपरप्लेजिया करना है थोड़ा सा सुपरफिशियल से ज्यादा, दैट्स ऑल। या वो फिर प्री मेनोपाजल और पोस्ट मेनोपाजल बिनाइन सिस्ट हैं ओवरीज की। तो ऑन्कोलॉजी में वो कैंसर नहीं आते, अच्छी बात ये, या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में बहुत एडवांस नहीं आती। ठीक है, अगर मैं कहूँ 3 दिन में ये मॉड्यूल कवर हो जाता है फाराई में, तो ये सही बात है। हाँ, यूरोगाइनी थर्ड फेवरेट टॉपिक है बाय कॉलेज, थर्ड फेवरेट टॉपिक। ये तो था आपका सिलेबस। ठीक है, और ठीक है, ये बात समझ आ गई। सबसे पहले मॉड्यूल 10, 11, 12 लेबर डिलीवरी परप्यूरियम, परप्यूरियम में सारे डिप्रेशन हैं, सारा कुछ है, और न्यू बर्न के इश्यूज भी हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वाले। ओके, और इसके बाद अर्ली प्रेगनेंसी और थर्ड जो है आपका यूरोगाइनी है। ठीक है, चलें, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं रेट करूंगी आफ्टर दीज, वो है आपकी HMVs, जिसमें फाइब्राइड आ जाएगा और एडिनो आ जाएगा। हाइपरप्लेजिया में वो थोड़ा पहले डिस्कस हो जाता है। ठीक है, तो इनको आप सीरियस लेंगे, जिनको मैंने 1 to 3 पे रैंक किया है। बाकी भी करना है, सीरियस तो करा लेना, पेपर तो पूरा पास करना है। ठीक है, चले, नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ जी, कि आपके सिलेबस का तो पता चल गया ना, अब उसमें से आता कितना है। तो अब से मैंने बोला पूरे पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं ना, 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, पेपर 1, और फिर ब्रेक के बाद 100 क्वेश्चंस का पेपर 2 होता है, तो 200 क्वेश्चंस है। ठीक है, इन 200 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन सिर्फ लेबर से आएंगे, लेबर डिलीवरी एंड परप्यूरियम से, और बाकी जो आएंगे 140 क्वेश्चंस, उसमें से जो है फीटल मेडिसिन है, अर्ली प्रेगनेंसी है, मेडिकल डिसऑर्डर है, इसके अलावा जनरल गाइनी, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन, प्री मैरिटल कंडीशंस एंड यूरोगाइनी। ठीक है, तो लेबर कुल होता ही 60% है। अब इनके सोर्सेज क्या हैं?
लेट मी टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई विल नॉट, मैं आपको पहले बता चुकी क्विक सोल्यूशन की मैं बात नहीं कर रही। आपने जान मार के ट्रेनिंग स्टार्ट मिली, अब वो मिली भी पता है ना कैसे मिली है। अब मिल गई है तो ये अब 4 साल पूरे भी करने हैं, और ये अच्छी खासी खबारी है। बस 4 साल पूरे किस लिए कर रहे हो इतने लो स्टाइपेंड पे? वो तुम्हारी जो एफर्ट है उसके सामने कुछ भी नहीं है वो स्टाइपेंड, चाहे तुम्हें गवर्नमेंट ऑफर कर रही है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफर कर रही है। जैसे आप लोग डंकी की वर्क कर रहे हो, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट आपके सामने एक अच्छा फ्यूचर है ना, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। यही वजह है ना, एक अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है ना। क्या लगता है, मतलब पार्ट 2 हो जाएगा, कंसल्टेंट बन जाओगे और बाकी इंटरनेशनल एग्जाम्स में भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। यू कैन, इफ यू कैन डू एफसीपीएस, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन पास एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड। हाँ, समवन इज फेसिंग सीपीएससी, मैं कहती हूँ उसको जो 2-3 मेडल मिलने चाहिए। और जो ट्रेनिंग यहाँ पाकिस्तान में तुम लोग कर रहे हो उसके बाद 2-3 और मिल जाने चाहिए। तो इतने अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट में, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में, अगर आप लोगों ने 4 साल सरवाइव किया है और काम किया है तो आप कहीं भी काम कर सकते हो, इससे तो बेहतर ही है। लेट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इतना एफर्ट करके तो यही है ना कि एग्जाम आराम से निकले, या कैसे निकले? हाँ, समहाउ आई में पास हो गया, पार्ट 2 में रोते रहो, वो विशेष सर्कल देखते हो ना अपने सीनियर्स को, नहीं होता पास, है ना? तो आप पहले ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लो, क्योंकि ये क्विक सोल्यूशंस आपको कहीं ना कहीं तो डुबोएंगे। ठीक है, तो बेटर टू डू द टॉपिक्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर ओरिजिनल सोर्सेज गाइडलाइंस। और दूसरी बात, नॉट टू फेवरिंग EBM ड्यू फर्स्ट या 10 टीचर, इज दैट ये बुक्स 5-6 साल पहले रिलीज हुई थी। ड्यूरिंग दीज 5 to 6 years 80% तो गाइडलाइंस अपडेट हो गई हैं। आप मुझे बताएं, फ्रीडम लेबर पढ़ लें, प्रॉम पढ़ लें, स्टीराइड्स पढ़ लें, ब्रीच देख लें, और सिम देख लें, HMB देख लें, और मैं क्या कहूँ, लेबर देख लें, इंट्रापार्टम केयर 2019 में आई है। तो वो तो सब कुछ ही चेंज हो गया। फिर क्या कर रहे हो इन EBM से, डिवोर्स से? अब मैं ये भी नहीं कह रही कि ये करनी नहीं है, कुछ कुछ चीजें करनी है। और आई बेटर नो कि वो कुछ कुछ चीजें क्या, बिकॉज आई एम द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन योर गोल इनसाइड IMM सिंस 5-6 years। तो जो एग्जैक्टली दो चार बातें इन बुक से करनी है तो अल्टीमेटली मेरी सेशंस में आपको मिल जाएंगी। खुद से क्या खबारी करनी, ठीक है? डोंट रीड दीज बुक्स, आपके सीनियर जरूर कहेंगे। बट देखो बड़ा अच्छा लगता है ना, एक बुक उठाई, कुछ और तो करना ही नहीं पड़ा। हाँ, एक बुक उठाई के सारा गाइनी मिस हो गया, ओब्स मिस हो गया, उसी को आपने 5-6 हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, नोट्स बना दिए। इट्स वेरी क्विक थिंग, इजी टू डू, लेकिन इट्स नॉट प्रोडक्टिव, नो मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज मैनी थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। अब फिर आपको क्या कैसे पता चलेगा ये चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया? और एक दफा एक जो बात दिमाग में बैठ जाए ना, उसको निकालने में मुझे इतनी एफर्ट करनी पड़ती है। और जो बात डली नहीं दिमाग में, मैंने ही सही तरीके से बता दी है, तो वो आप बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। मेरे पास वो बच्चा जो पहली दफा IMM के लिए आता है या FCPS के लिए आता है, मुझे उसको पढ़ाना इजी है। जो फेल करके आता है ना, उसके फिक्स्ड आइडियाज होते हैं, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है उन आइडियाज को रिमूव करके, उनको ये साबित करके ये गलत है और नई बात ये है। ठीक है, ओके। तो ये बुक्स हैं आपकी, ठीक है? बड़ी थैंक्स मेरे पास, पूरे 10 टीचर नहीं करने खरीदना भी ना। ठीक है, IMM का सिलेबस क्या है? चलो मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। वी विल रीड गाइड टॉप गाइडलाइंस, ठीक है? फॉर IMM आपने सिर्फ रिकमेंडेशंस पढ़नी है फॉर IMM, और स्टेप वाइज प्रोटोकॉल बनाने हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, डोंट गो डीप इनटू द टेक्स्ट फॉर IMM। डेफिनेटली व्हेन यू विल कम इनटू FCPS मैं आपको अंदर से भी पढ़ाऊंगी, बट फॉर IMM ओनली रिकमेंडेशंस, ओनली स्टेप वाइज प्रोटोकॉल। जो टेबल्स में लिखे होते हैं, नहीं लिखे होते तो हम बना लेते हैं, सेशन आप सुनते हो आपको मिल जाते हैं, या 2-4 इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस। 40% आपका काम हो जाता है। IMM में 40% JTD से होता है, हालांकि इससे ज्यादा होता है FCPS में, बट आपकी लेबर सारी नाइस में है ना, तो इसलिए लेबर से 30% होगा। ठीक है, इसमें भी हमने जो है ना रिकमेंडेशन ढूंढनी है, रिकमेंडेशन मैप से। बाकी वो ऑर्डर वाले टॉपिक्स और बाकी सब चीजें इधर उधर की रहने दें। होएवर नाइस, बड़ा अच्छा
जो है मटेरियल है इसमें नाइस का, लेबर पेड, और जो आपकी मैटरनल मेडिसिन की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी नाइस से ही है। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी नाइस से है। इनफर्टिलिटी हम छोटे मोटे और भी सोर्सेज से करनी होती है, एशर से, बट फॉर आई एम नॉट नेसेसरी। ओके, तो 30% आपका हो गया। चलें, बाकी 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 कहाँ गया? वो आर्टिकल से जैसे अस्थमा, कार्डियक डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ठीक है, कुछ टॉपिक्स है हेडेक की टाइप, वो हम कर लेंगे, वो 10% कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपके कॉन्ट्रासेप्शन FSRH से होगा और आपकी STIs बैश से होंगी, ठीक है। पर आई मैम ये सिन में अगर आपने नहीं पढ़नी खुद ही सिन, जरूरत नहीं है, सेशन इज इनफ, ना ही कंसेंट एडवाइसेस या इनके कॉम्प्लिकेटेड या माइनर कॉम्प्लिकेशन जरूरी है। 2-4 सेक्शन की कॉम्प्लिकेशन, PH की कॉम्प्लिकेशन और फिस्टुला की कॉम्प्लिकेशंस काफी हैं करनी, ठीक है। तो 20% आप कॉन्ट्रासेप्शन इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्शन STI बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 20% कवर करता है, यहीं से करेंगे, ठीक है। और व्हेन यू विल पीपल गो इनटू द पार्ट 2, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, इन चीज़ों को क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर इनमें मोर फाइनल डिटेल्स हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब मे बी हम FSRH की थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएं कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर स्विच कैसे करना है, ठीक है। मिस्ड पिल के थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज आ जाएंगे पार्ट 2 में, कि एक ही साइकिल में 2-3 दफा पिल मिस हो रही है, 2-3 दफा डिफरेंट रजीम्स इस्तेमाल हो रही हैं, या बैश थोड़ी सी और ज्यादा आ जाएगी, लाइक कॉम्प्लिकेशंस लेवल पे बात हो जाएगी कि ये एलर्जी है, ये प्रॉब्लम है, न्यूनेटल प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा एडवांस कर लेंगे। बट आप चूंकि पहले ही IMM में कर चुकी हो, बेसिक्स बनी हुई है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू पास योर FCPS एज वेल। वरना क्या करना पड़ेगा, इधर EBM TN टीचर से पढ़ तो लोगे, लेकिन फिर FCPS में दोबारा से गाइडलाइन करनी पड़ेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता FCPS में आप एक किताबें पढ़ो, तो फिर जब एफर्ट ही करनी है तो यहीं से कर लेना पहली दफा ही, बेहतर हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी भी आराम से है कि पार्ट 2 भी पहली अटेम्प्ट में निकले। समवन वाज आस्किंग कि नाइस से क्या पढ़ना है, ओप्स की कौन सी गाइडलाइन है लेटेस्ट, तो मैंने लिस्ट बना दी है, बट आप अगर कोर्स में हो तो फिर आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, मैंने बाय डिफॉल्ट यहीं से करानी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले मेरा लेक्चर सुन लेना है, रिकॉर्डेड आर लाइव वन, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू टेक लाइव सेशंस मोर, और उसके बाद पढ़ना है, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि पढ़ना क्या है, हाईलाइट क्या करना है, ठीक है। गायनी की जो इम्पोर्टेंट है ना इसकी गाइडलाइंस फॉर IMM, सिर्फ वो मैंने लिखी हुई है। अच्छा, प्रैक्टिस बुक्स, ये 2 किताबें अच्छी हैं, लेकिन इन दोनों किताबों की कीज खराब है। ये लेंज की सारी कीज अमेरिकन गाइडलाइन पे हैं, हमने तो फॉलो करनी है ब्रिटिश गाइडलाइंस। तो पूल अच्छा है, कीज खराब है, सेम फॉर प्री टेस्ट, ठीक है। बट नो वरीज, यू कैन करेक्ट द कीज यूर सेल्फ इफ यू आर फॉलोइंग द कोर्स। आपको पता है कि भाई ये लेंज में लिखा होगा कि फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट करा लें, नाइट्रोजन टेस्ट करा लें, बट आपने जब गाइडलाइन पढ़ी है तो आपको पता है कि जब पूलिंग हो गई है तो बस यही डायग्नोसिस थी, और अगर नहीं नजर आ रही तो फिर ये जो 2019 में आई है ये प्लेसेंटल प्रोटीन्स ये करानी है, तो आप आराम से खुद ही करेक्ट कर लोगे, यू विल नॉट गो फॉर देयर कीज, ठीक है। सेम फॉर प्री टेस्ट। तो अगर आपने अपार्ट फ्रॉम, देखो सबसे अच्छी बात है अपनी थ्योरी अच्छे से करो, अपने नोट्स अच्छे बनाओ और अपने पास पेपर्स करो। इतना सब कुछ भी 5 महीनों में हो जाए तो बड़ी बात है, आराम से लोग पास हो जाते हैं। अभी भी 95% से ज्यादा अच्छा रिजल्ट था, लास्ट में मैं दिखाऊंगी IMM का, बाय फिक्सिंग देयर थ्योरी इश्यूज, क्योंकि उनकी थ्योरी अच्छी थी तो उन्होंने खुद ही करेक्ट कर ली इनकी कीज। और किसी भी पास पेपर्स की बुक में भी अगर कोई की खराब थी तो बिकॉज देयर थ्योरी वाज ओके, तो दे सॉल्विंग एंड करेक्टिंग द कीज, ठीक है। बट पूल अच्छा है लेंज ब्री टेस्ट का, 3rd टॉप प्रायोरिटी आप इसको रख सकते हैं, बट डोंट डू देयर कीज, ठीक है। हाउ टू पास इन वन गो, सिलेबस रैंडम तो है लेकिन ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर ही अच्छा रहेगा। और पहले ऑर्गेनाइज भी कैसे, स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, उनके थ्रू। ओके, इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप मल्टीटास्किंग करना छोड़ दें। अगर आपने 5 महीनों में IMM देना है तो बस IMM ही देना है, एक कोई और एग्जाम के पीछे ना पड़े, ठीक है, इधर उधर के और कोर्सेज ना लें। तो मैं ये नहीं कहती और कोर्सेज से पास नहीं होता, वो तो सबसे जाता है, पढ़ना तो आप ही ने उन्होंने भी पढ़ाना ही है,
आपकी ना डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। आई वांट टू से चूज वन कोर्स, वन पाथवे। फिर आपकी जो फोकस है ना वो बायस नहीं होगा। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फोकस नहीं हो और बहुत जगहों से आप घर पहुंच जाते हो, देखो लेट्स सपोज दिस इज योर प्लेस, आपने यहाँ जाना है एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, तो आपको क्या लगता है कि घर से पहुंचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप यूं करके आओगे तो पहुंचोगे? हाँ, या आप यूं भी करके पहुंच सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, यूं करके पहुंचोगे। हाँ, बट कोई फास्ट तरीका भी तो है ना, जो आपको यहाँ से शुरू करेगा और इधर लाके छोड़ देगा। रास्ता छोटा हो गया है ना। ये जो यहाँ से तुम लोग यहाँ तक आए हो ना, पहुंचे तुम अभी मंजिल पे हो, लेकिन तुम बाकी लोगों से जल्दी पहुंचे हो और कम खवारी भी है। हाँ, और मोर ओरिएंटेड हो। इतना कुछ पढ़ के भी लोग जो है वो सारे आंसर्स नहीं कर पाएंगे जैसे आप पढ़ के कर पाओगे। एक तो ये बहुत सारे पाथवेज हैं जिनको मैं बहुत सारे कोर्सेज बोलूंगी, पास सबसे ही होते हो क्योंकि आई नो कि आप इतने मुश्किल हालात में ट्रेनिंग कर रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग, बट इफ यू आर गेटिंग हेल्प तो फिर वो रियल हेल्प होनी चाहिए जो आपको आपकी मंजिल तक कम खवारी में पहुंचाते। और मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी कि खवारी नहीं होती, अपने हिस्से की खवारी तो भुगतनी है, एफर्ट तो करनी पड़ेगी, कोई प्लेट में कोई चीज नहीं मिलती, ठीक है। बट आपका ये जो मुश्किलात है उनमें थोड़ी आसानी आ सकती है बाय मेकिंग द वाइज डिसीजंस। प्रिपरेशन प्रॉब्लम भी है। तुम लोग क्या करते हो, 3 दिन में पूरी मेडिसिन हो जाएगी, हो ही नहीं सकती, फिर होगी भी नहीं, स्ट्रेस ही होगी फिर। तो स्मार्ट, फ्रूटफुल एंड डूएबल गोल्स बनाओ कि एक टॉपिक ही हो जाए तो बड़ी बात है, और ये मैंने बड़ा तीर मारा है, लेट्स अप्रिशिएट माई सेल्फ, ठीक है। और रिवीजन करें बार बार, हर वो टॉपिक जो 15 दिन पहले पढ़ा है ना, आप पे वाजिब है कि 15 दिन के बाद उसको रिवाइज करें। दिस इज योर ओन फाइट विद योर सेल्फ, दिस इज योर इनर प्लानर। ये आपका अंदर का टाइमर है, जिसको पता है कि डायबिटीज कोई हो गए 2 हफ्ते, एक दफा चलो निकाल के देख ही लो कि भाई प्रेगनेंसी कौन से टारगेट वैल्यूज हैं, और ओजीटीडी की प्रेगनेंसी में कौन सी टारगेट वैल्यूज हैं, कब चलानी है इंसुलिन, क्योंकि वो तो भूलता ही है। तो 15 दिन के बाद रिवाइज कर लो कि जब दोबारा उसको 15 दिन के बाद बारी आएगी तो खुद ही याद होगा आपको। एग्जाम में भी ऑब्वियसली याद होगा, आना तो है ही, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट रखें। मैं ये नहीं कह रही पोस्ट काला तो उस दिन बैठ के टॉपिक भी करें, नहीं होगा, टॉपिक नेक्स्ट डे कर लें, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं तो एक टॉपिक करवाऊंगी, क्योंकि टॉपिक इतने ज्यादा है, 5 मंथ में करना है तो एक टॉपिक तो बनता है, इतना तो है ना। बट अगर आपसे कोई टॉपिक छूट जाता है तो नो वरीज, हर नहीं होती, पोस्ट कार्ड भी होती है, ओपीडीज भी होते हैं, ठीक है। एक संडे भी आ जाता है, हर संडे तो नहीं मिलता डॉक्टर्स को, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इफ यू वांट टू डू यू कैन, इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, फिर आप निकाल लेते हो। अगर ये एग्जाम आपकी प्रायोरिटी है ना, तो बस बहुत सारे सोल्यूशन है। मुझे आपका पढ़ाना प्रायोरिटी है ना, आई एम रनिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज एज वेल, एफसीपीएस का चल रहे हैं, उनके टॉक्स के चल रहे हैं, आईएमएम का टॉक्स चल रहा है, एमसीपीएस का चल रहा है, एमएस का चल रहा है, एमआरसीओजी 1 के चल रहे हैं, 2 के चल रहे हैं, बट यू पीपल आर माई प्रायोरिटी। मुझे पता है मैंने अब इनका ओरिएंटेशन सेशन लेना, इससे ज्यादा मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकती, ठीक है। और मैंने बाय एनी मीन आज के कैलेंडर में ऐड किया इसको, बहुत सारे मसले थे लेकिन फिर भी, ठीक है। तो आप अपनी प्रायोरिटी किस चीज को रखते हैं तो आपको टाइम सभी मिल जाए, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला था हैंड पे कि इन सब प्रैक्टिकल तरीका क्या है। आइडियल तरीका तो यही है ना, पूरी गाइडलाइन पढ़ लो, बट नॉट पॉसिबल। तो क्या तरीके हैं, सबसे पहले क्या है ना, स्क्रीन होल्ड टॉपिक क्विकली कि यार ये क्या बता रही है। इससे पहले भी एक काम है, पहले मेरा सेशन सुन लें, उसके बाद वो ओरिजिनल जो भी नाइस है तो आर्टिकल है या कोई जेटीजी है उसको क्विकली एक दफा सर्वे कर लें। फिर आप हाईलाइटर उठा लें अपना, हाईलाइटर को भी वाइजली सोचें कि कैसे यूज करना है, ठीक है। हर चीज येलो ना करें, सिर्फ वो चीजें येलो करें जो बहुत भूलती हैं, ठीक है। और वो चीजें ग्रीन करें जो मैं कह रही हूँ ये रिकॉल है। परसेंटेजेस को आप पिंक से कर लें, तो आपके माइंड में ना ये रेड पिंक ग्रीन ये बैठ जाएंगे, और आराम से एग्जाम में इनके कलर मेमोरीज आ जाती हैं कि यार वो ये परसेंटेज है ना, दिस इज पिंक। बड़ा मतलब क्विकली आप उसको स्क्रीन कर लेते हो ड्यूरिंग रिवीजन डेज। जब आपने हर चीज हाईलाइट किया वो भी रैंडम तरीके से, आप भी कंफ्यूज, आपका माइंड भी कंफ्यूज, ठीक है। और while when you people are listening my sessions,
प्लीज अपने माइंड मैप बनाएं। मैं बोल रही हूँ ना ये स्टेप वाइज प्रोटोकॉल है, लिख लो स्टेप वाइज 1 2 3 4। ठीक है, अव्वल तो मैं ये खुद काम करती हूँ, बट आप मे बी आपके लिए वर्किंग ना हो, आप उसको लोग कैसे बनाते हैं माइंड मैप कि जैसे अभी डायबिटीज की बात कर लें, डायबिटीज की चलो HIV की कर लें, अभी लास्ट HIV लिया है ना, तो HIV तो बहुत बड़ा है भाई, इसकी भी कोई 200 गाइडलाइन 200 पेजेस की ये भी गाइडलाइन है, आपको पता है ना, ये में HIV के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो यस, आपने कहाँ से शुरू किया कि एक पेशेंट जिसको HIV है प्री प्रेगनेंसी, उसका क्या करना है, एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो आप देख लें। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है, ये एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट 1 2 3 ऐसे लिख लें। सेशन तो आप मेरा सुन ही रहे हैं ना। अच्छा सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करना है, एनीथिंग इंपॉर्टेंट 1 2 3 ऐसे लिख लें। अच्छा भाई थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करना है, एनीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट 1 2 3। अच्छा अब ये डिलीवर हो रही है, डिलीवरी में क्या करना है, वो 1 2 3। अब पोस्ट पार्टम क्या करना है, इजी पीजी 1 2 3। देखो सेशन तुमने सुना है, बट एक पेज पे आपने हर इंपॉर्टेंट चीज लगा दी। प्री प्रेगनेंसी पेशेंट जो कार्ट है या रिट्रोवायरल थेरेपीज हैं, वो आपने देखनी है कि कौन सी प्रेगनेंसी में चेंज करनी है, और वायरल लोड शुड बी सप्रेस्ड। ऑप्टिमाइज ही पेशेंट हो ना जब प्रेगनेंसी में एंटर हो। ठीक है, चलो ऑप्टिमाइज है। HIV इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर प्रेगनेंसी, इफ इज टेकिंग सेफ एंड एंटी रिट्रोवायरल एंड हर वायरल लोड इज सप्रेस्ड, वी आर वेरी हैप्पी। ट्रांसमिशन एम्प्लीसिटी कितना कम है, लेस देन 1% है, बल्कि मोर प्रिसाइजली 0.27% है। तो उसको क्यों कहें कि तुम प्रेग्नेंट ना हो सकती है प्रेग्नेंट। तो प्री प्रेगनेंसी चेक्स लगानी है जो आपको पता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता है कितना वायरल लोड होगा जब स्टार्ट करानी है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना वायरल लोड होगा जब स्टार्ट करानी है, और स्टार्ट अगर करा दी है तो 3 टेस्ट कराने हैं, वायरल लोड कराना है, कार्ड वो CD4 काउंट कराना है, LFTs कराने हैं। ठीक है, कितने फ्रीक्वेंसी से करानी है, अब यहाँ कब रिपीट होंगे कब रिपीट होंगे। 36 पे क्या देखना है, वायरल लोड देखना है 50 से कम है या नहीं, लेट्स सपोज। ठीक है, अब डिलीवर हो गई, अगर वायरल लोड सप्रेस था तो ये एनबीडी हो जाएगी, वरना सेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये तो कुछ और एक्सेप्शन आ गई। अब बच्चे का क्या करना है, बच्चे की भी 3 कैटेगरीज बन गई, वेरी लो रिस्क एंड हाई रिस्क। किसको कितनी खिलानी है दवाइयाँ, कब तक खिलानी है, विद इन 4 आवर देनी है, बट कब तक देनी है, कौन सी देनी है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो कैसे, और नहीं करनी तो कैसे। मीन्स ये आपका पूरा माइंड मैप आपने अपने हाथों से बना लिया। हालांकि टॉपिक में तो मैंने कुछ 20-30 स्लाइड्स लगाई होंगी ना, बट आपके लिए एक टॉपिक पे ये इसका हलवा बन गया माइंड मैप का। लेकिन ये हलवा तभी बनेगा जब तुमने वो पूरा टॉपिक सुना है। तो दिस इज द वे यू कैन मेक योर माइंड मैप्स। और बस एग्जाम में तो माइंड मैप से समझ आ जाएंगे, आपने तो लिखे हैं। और ये जो माइंड मैप्स है ना, ये आपके लिए काम करते हैं ना, बड़ी कैन अंडरस्टैंड आपका एरो किधर जा रहा है आपका ग्रीन से क्या हो रहा है, आपका येलो क्या है, पिंक क्या है। ठीक है, और ये जो स्मार्ट वर्क है, या मैं कहूँ ये हाई क्वालिटी नोट्स मेकिंग है, दिस इज नॉट अ वन डे टास्क, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब भी रिवाइज करोगे कुछ ना कुछ और बेहतर तरीके से चीजें आप ना ऑर्गेनाइज करोगे। सो बस वही सारी बातें हैं कि परसेंटेजेस को ग्रीन कर लो, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस बुक से जो चीजें समझ आती हैं या मेरी रिकॉल से आती हैं उनको ऑरेंज कर लो, जैसा आपको इजी लगता है। रिकॉल को येलो कर लो, रिकॉल इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने कलर कोडिंग एक दफा बनाएंगे और उसको फिर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और आफ्टर दिस बस फिर आपने एक काम और भी करना है। ये जो रिस्पेक्टिव आपके माइंड मैप्स हैं या ये जो आपकी समरीज हैं, उनको रिस्पेक्टिव मॉड्यूल के फोल्डर में ही लगाना है। ये ना हो कि गायनी पढ़ रहे हो और वहाँ डायबिटीज पड़ा हुआ है पेज इधर उधर फेंकी हुई है, चीजें ऑर्गेनाइज भी रखना है। हर मॉड्यूल की अपनी फाइल बना लें, ये आपकी टिल यूर FCPS काम आएगी। क्योंकि FCPS में भी जो चीजें ऐड करनी है इसी में ऐड करनी है। तो अगर आप लाइक वो फोल्डर्स ले लेंगे जिसमें पंच करके लगा लेते हैं एडिशनल पेजेस, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको दोबारा से कहानी शुरू नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर MM फॉर FCPS। हाँ, तो ये इजी हो गया। इसी तरह आप चाहें तो मॉड्यूल के टेलीग्राम पे फोल्डर बना लें, स्क्रीनशॉट लेके वहां भेज दें अपने नोट्स के, क्योंकि सम टाइम ये होता है नोट्स टाइम पे मिलते नहीं है, बट मोबाइल तो हाथ में ही होता है ना। तो आपने मेडिकल मेडिसिन का अपना अपना लाइक ग्रुप खोला है जो आपका अपने साथ है, उसमें आपने जो अपने माइंड मैप्स के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं वो आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं आते जाते सफर में, whenever you are free in between सर्जरीज। OPD में थोड़ा टाइम मिल गया, मैंने तो ऐसे ही किया हुआ था। मैंने
व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, परसेंटेजेस का मैंने बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे, उस वक्त तो मैं यूज़ नहीं करती थी टेलीग्राम। तो मुझे पता था सारी परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट ना ओब्स की इधर पड़ी हुई हैं, और जो गायनी की परसेंटेजेस हैं वो गायनी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था अपने साथ ही, ठीक है, अपने दूसरे किसी नंबर के साथ। अच्छा, जो मैटरनल मेडिसिन का था उसमें जितने मेरे माइंड मैप्स या मेरी समरीज थी वो मैंने स्क्रीनशॉट भेजे हुए थे। ऑब्वियसली हार्ड कॉपी पे पहले काम किया था, इसी तरह गायनी के, इसी तरह कॉन्ट्रासेप्शन के, तो फिर वो भी एक अच्छा बैकअप है। तो मैंने कहा था नोट्स गुम भी हो जाए तो यहाँ से आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और फिर आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती हैं कि यार ये अच्छा है, बट वो फिर मिलती नहीं है। तो रिस्पेक्टिव जगहों पे वो तस्वीरें भेजी जा सकती हैं, एल्गोरिथम भेजे जा सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स भेजे जा सकते हैं, तो इट विल मेक योर लाइफ सुपर इजी। बस मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर रही हूँ कि कैसे आपने माइंड मैप्स या लाइक हाउ यू शुड रीड एनी टॉपिक। तो देयर इज ऑलवेज अ स्टेप वाइज प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे आप यूरोगाइनी पढ़ते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टॉप पे कौन सी आएंगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी ऑर्डर को मेंटेन रखें। ट्रीटमेंट सबसे पहले कौन सी देनी है, 1 2 3, इसी ऑर्डर को मेंटेन रखें। ये फेल हो गई तो सेकंड कौन सी है, इसी ऑर्डर को मेंटेन रखें, ठीक है। इन्वेस्ट करानी है, कौन कौन सी करानी है, सेंड टू गो फॉर सर्जरी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इट विल मेक योर लाइफ सुपर इजी। मतलब रैंडम डालोगे दिमाग में तो रैंडम ही निकलेगा एग्जाम में, आप बजवर्ड नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसकी तो एंटी मुस्कुरानिक फेल हुई है। लाइक लेट्स सपोज अगर ये इस तरह से नहीं काम किया ओवर एक्टिव ब्लैडर में, और एग्जाम में आ गया कि एक पेशेंट ने ट्राई किया है ऑक्सी बताइनिन, ऑक्सी उसने ट्राई की, क्योंकि ऑक्सी फर्स्ट लाइन है एंटी मस्कुरानिक, ठीक है, तो वो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, शी क्विट इट, व्हाट नेक्स्ट। या आपने ऑक्सी ट्राई की और उससे फर्क नहीं पड़ा, फेल हो गई वो, मतलब उसकी जो अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है लीकिंग की, वो उसकी परसिस्ट कर रही है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स वाली आई है, इसका मतलब ये है कि वो फेल नहीं होगी, साइड इफेक्ट से घबरा गई, रूट चेंज कर दें, ट्रांसडर्मल चले जाएं, दे फिर भी ऑक्सी। बट ये जो फेल हो गई ना, इसमें कोई रूट नहीं चेंज कर रहा है, इसमें सेकंड लाइन पे जाना पड़ेगा सीधा। तो अगर आपने पहले ही ऐसे दिमाग में डाली ये चीजें तो फिर निकलेंगी एग्जाम में, वरना नहीं निकलने वाली, निकलेंगी नहीं। फिर कहोगे एग्जाम खराब, सीपीएससी खराब, दुनिया खराब, अब मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो गया। दिस सेम फॉर लाइक स्ट्रेस एंड कॉन्टिन्यूस में भी ऐसे ही है, ठीक है। आपने फैक्टर्स करने हैं, जो भी उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, फिर वो फेल हो गई तो फिर आपकी फर्स्ट लाइन चॉइस सर्जरी है। हर जगह फर्स्ट लाइन चॉइस मेडिसिन होती है, इधर सर्जरी है, ये एक्सेप्शन है, नोट इट। अगर वो रिफ्यूज करती है तो फिर मेडिसिन है जो लॉक्सिटिन, हाँ ये क्या करती है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आएगा एग्जाम में। अगर अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेस सब कुछ मिलके आ गया ये तो फिर चूचू का मुरब्बा बन गया, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। इसमें भी एक स्टेप वाइज प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो फॉलो करना है। तो आराम से आप इस बस फिक्स कर सकते हैं, पहले ही आपने सारी मेडिसिन के लिखे हुए हैं साइड इफेक्ट्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, योर लाइफ इज सुपर इजी। पूरी जगह से नहीं ढूंढने पड़ेंगे, सबके टाइमलाइन इकट्ठे की हुई है, आपको याद रहेगा। अर्ली प्रेगनेंसी में भी लोग एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, व्हेन टू ऑफर, व्हेन टू कंसीडर, कौन से पैसेज पे क्या करना है, एवरीथिंग अगर आपने अच्छे से पहले ही नोट्स बना लिए हैं तो लाइफ इज सुपर इजी। तो दिस इज द स्मार्ट वे, ओनली थ्रू दिस यू कैन पिक द बज़वर्ड इन एग्जाम एंड यू कैन पास। अदरवाइज आप कचरा डालोगे दिमाग में, वो फिर कचरा ही निकलेगा। सॉरी बीइंग हार्श, बट दिस इज रियलिटी। तो आज हम क्या डिसाइड करते हैं, आज हम डिसाइड करते हैं कि हमने मल्टी टास्किंग नहीं करनी, ठीक है। डन, राइट इन द चैट बॉक्स, डन डन डन। एवरीवन शुड राइट, एवरीवन शुड राइट। करोगे मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग से मुराद ये है कि बहुत सारे काम करना और कोई भी पार नहीं लगता, सब खराब। खवातीन तो वैसे मल्टीटास्किंग में पुअर है। कौन कौन कर रहा है मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग से फोकस खराब होता है। 5 months है ना, इसमें कुछ नहीं करें, हाँ प्लीज थिंक अबाउट ओनली IIM एंड डू IIM एंड प्रिपेयर फॉर IIM। डन, ओके। दूसरा यार, वी आर ह्यूमन, मे बी आपका प्लानर, आपने आज जो टॉपिक पढ़ना था वो नहीं हुआ, फॉरगिव योरसेल्फ, डोंट टेक स्ट्रेस, इसके गम में, इसके दुख में 3 दिन नागले खराब करें, ठीक है। तो जब मौका मिलता है, 2-3 मिनट मिलते हैं, हमको चुराएं, ठीक है। और बस कर लें टास्क पूरा, उसको मॉडिफाई करते रहें। मैं जब एग्जाम में अपना टाइम टेबल बनाती हूँ ना,
पहले मैं बनाती हूँ कि 10 दिन में ना मैंने ये मॉड्यूल करना है, अब वो नहीं होता। फिर मैं दोबारा बनाती हूँ, मैं कहती हूँ 10 दिन में ये मॉड्यूल करना है, वो फिर नहीं होता। तो बोला नहीं नहीं 6 डेज में कर लूंगी ये मॉड्यूल, फिर नहीं होता। फिर मैं कहती नहीं नहीं 4 डेज में कर लूंगी, फिर भी नहीं होता। अब एग्जाम का नजदीक, टाइम तो नजदीक आ रहा है, अब कम ही करना पड़ेगा ना। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार फिर 2 दिन में तो कर लूंगी, वो फिर भी नहीं होता, बिलीव में। मैं कहती हूँ नहीं 4 घंटे में कर लूंगी, होता फिर भी नहीं है। ह्यूमन है ना। आई एम वेरी पैथेटिक इन मेकिंग टाइम टेबल, बट आई एम स्टिल सेइंग यू कि डुएबल बनाए। पहले ही मैं 10 डेज ना रखती, 20 डेज रख लेती तो मैं डिप्रेस ना होती, मैं समहाउ आई कैन एडजस्ट इट। तो इतना मुश्किल हालात क्यों देने हैं खुद को? वो दें जो जो हो भी सकता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। हम्म। और फिर हर वो टॉपिक जो एकदम 15 दिन पहले पढ़ा ना उसको रिवाइज करना है, करोगे रिवाइज? ये आपका प्लानर है, ये आपका टाइमर है अंदर वाला। every topic which you have studied 15 days before, you are bound to revise it at 15th day। इसका मतलब ये है कि जब आपने पढ़ना शुरू किया है तो एग्जैक्टली डे 15 के बाद आपकी रिवीजन शुरू हो गई है, क्योंकि अब तो उन पर दो टॉपिक्स ही करने पड़ेंगे। तो फिर कितनी जिंदगी आसान हो गई। जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना एग्जाम में, वो रिवीजन सर्किट्स नहीं बनते, मेमोरी सर्किट्स नहीं बनते, आपके न्यूरॉन्स नहीं स्ट्रांग होते। ठीक है, बादाम भी खाना शुरू करो साथ साथ। ओके। मेरे बच्चे अभी से मेंटल मैथ करते हैं, उनके मतलब स्कूल्स में ये मेंटल मैथ चल रही है आजकल। आई वाज वरीड व्हाट इज मेंटल मैथ। तो यही है, मल्टीपल रिवीजन्स। एक दफा तो टेबल याद कर ली, फिर वो खुद ही इतनी दफा रिवाइज होती है कि दे कैन इजीली रिकॉर्ड। ओके। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी, फ्लेक्सिबल प्लानर बनाना है और रिवीजन करनी है। ठीक है। और सबसे एंड पे क्या है, यू विल मेक योर ओन नोट्स। मैं तुम्हें कहूँ ना मेरे नोट्स खरीद लो प्लीज, डोंट डोंट बाय देम, डोंट बाय देम। आई विल से मेंटल मेडिसिन की बुक तैयार है, वो भी जाएगी, पीपल विल बाय इट, बट यू पीपल विल नॉट बाय इट। बाय, दिस इज नॉट योर टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी ये थी कि आप सेशन सुनते, आप अपने माइंड मैप्स बनाते, आप गाइडलाइन पढ़ते, उसके बाद किसी के भी हाई क्वालिटी नोट्स कैन वर्क फॉर यू। अदरवाइज अगर किसी एक के भी नोट्स हैं जितने मर्जी अच्छे हैं, इट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। आपके 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 माइंड को, आपको अपना माइंड का आपको खुद पता है कि हाउ टू मेक थिंग्स फॉर योर माइंड। मैं तो वो नहीं बना सकती ना। तो माय नोट्स आर सेकंड प्रायोरिटी, योर नोट्स आर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, बनाओगे अपने नोट्स? डन। शादियां डन, लारे डन, फातिमा नॉट डन, शादियां नॉट डन, और ये गुल्फा किधर चली गए हैं? डन। डन। ओके, चलो डन हो गया। चलो बच्चों, आई एम डन। आप अगर आप ये फॉलो करते हैं ना स्टेप्स, नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास योर IMM। IMM तो डेफिनेटली पास करोगे, नो बडी इवन स्टॉप यू टू पास योर FCPS। और इसके बाद नो बडी इज कैन स्टॉप यू टू पास योर अदर एग्जाम, इंटरनेशनल एग्जाम्स, अगर आप यही बातें इनको फॉलो करते हो। ठीक है, मनी बैक गारंटी है ये। So those students who will listen the recordings later, if they want to join us, they can join us. And this is our number. So in our course, there is a preset schedule for every module. ठीक है, हमने उसको कैसे लेके चलना है आपने देख भी लिया है। आई थिंक आप दो ग्रुप्स ही हैं अभी हमारे, एक हमारा डिस्कशन ग्रुप है और एक हमारा फर्स्ट ग्रुप है मेडिकल मेडिसिन का। आई थिंक 28 लोगों ने ज्वाइन किया, अभी 31 बाकी 2-3 है वो भी ज्वाइन कर लें। चलो, तो जब मेडिकल मेडिसिन खत्म हो जाएगा तो D2 स्टार्ट होगा फीटल मेडिसिन का, और जो हमारा नेक्स्ट बैच है उनका वो पहला ग्रुप होगा, दे विल स्टार्ट फ्रॉम D2 और D1 दे विल डू इन द एंड। ठीक है, और इसी तरह फिर हम लेबर कर लेंगे, वो D3 हो जाएगा, और फिर हमारा D4 आ जाएगा, उसमें हम कर लेंगे अपनी जर्नल गाइनी। ठीक है, D5 आ जाएगा, उसमें हम कर लेंगे अपनी यूरो गाइनी। तो इस तरह आपके टोटल 7 ग्रुप्स बनेंगे। इन थ्रू दी 7 ग्रुप्स हम इंटायर MMM का सिलेबस इन अ हाईली इफेक्टिव वे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इफ यू आर गुड इन योर थ्योरी, यू आर गुड इन योर पास्ट पेपर सोल्यूशन एज वेल। ठीक है, पास्ट पेपर्स के लिए यू कैन बाय इनसाइट IMM, और ये बुक पढ़ना या किसी भी पास्ट पेपर की बुक को पढ़ना तभी आसान है जब थ्योरी अच्छी है। अदरवाइज आप ना बसवर्ड पिक कर सकते, ना आप अपनी आइडियल की बना सकते, ना आप अपनी एक्सप्लोजन की बना सकते, यू कांट डू एक्चुअली एनीथिंग। वो आपको वो कुछ नहीं समझ आने वाली।
अगर थ्योरी अच्छी है ना तो आप पॉसिबल इरेटा भी कर सकते हो किसी भी बुक का। तो थ्योरी इज द बैकबोन, एंड लकली यू पीपल हैज टेकन द गुड डिसीजन, और आपने 5 मंथ्स बिफोर एग्जाम के ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका जो यू पीपल आर, जो भी आप बाद में ज्वाइन करेगा ना, वो उस जैसा नहीं है जिसने 5 मंथ से तैयारी की है। दे आर क्विक सोल्यूशंस देन। क्विक सोल्यूशंस इतने अच्छे नहीं होते, पास हो जाते हैं, बट आपको अपने हिस्से की एफर्ट करनी पड़ती है इस दुनिया में। सो वी आर स्टार्टिंग 15 अगस्त से, आई थिंक फर्स्ट बैच शुरू हुआ था। अब 31 अगस्त से हम सेकंड बैच स्टार्ट करें फिटल मेडिसिन से। सिलेबस कंपाइलेशन होगी थ्रू लाइव सेशंस एंड सम रिकॉर्डेड सेशंस, टॉपिक डिस्कशंस भी होगी आपकी, और 3 मंथ्स में इंशाल्लाह होगी कवर आवर सिलेबस। और उसके बाद लास्ट 2 मंथ्स में हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। क्रैश कोर्स इज नॉट अटैच्ड विद थ्योरी कोर्स, दिस इज अ सेपरेट कोर्स सर। और क्रैश कोर्स में जो पास पेपर्स करना है वो एक अदर एक और अदर जो है ना मरहला है, चैलेंज है, ठीक है। और वो तभी आप कर सकते हो, वो भी पार जब आपकी थ्योरी अच्छी है। तो यस, फी इज नॉट 25, आई थिंक दिस इज फॉर एफसीपीएस, ये 25 नहीं है। तो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर से पता कर लें। पर आई मीन फीस, जो स्टूडेंट्स मेड होम के प्रीवियस बैच से ज्वाइन करेंगे, दे विल हैव different packages, or जो new students हैं they will have different packages. So let me know if still I have missed anything. मारू रेटा तो पूरी बुक ही है ना, तो पहले अच्छी तरह थ्योरी कर लो, नो वरीज। किसी भी चीज का रेटा बना सकते हो। Why doing रेटा? Make your theory good. You can do anything. जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, मैं साथ साथ कवर करा रही होती हूँ, एग्जाम में आया था ये नहीं करना, ये करना है। आई एम टेलिंग यू द स्टेप वाइज प्रोटोकॉल। अब आपने यही करना है कि भाई मैडम ने बोला था पेशेंट 45 ईयर ओल्ड आएगी ना एब्डोमिनल टाइम के साथ, उसकी सबसे पहले हमने सेरोस्कोपिक गाइड बायोप्सी करनी है। रेंज प्री टेस्ट, कोई टीडीएस बोलेगा, कोई पाइपल बोलेगा, उसको सब आराम से आप उसका डाटा बना सकते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, मैं आपको एक टिप देती हूँ, वट यू पीपल कैन डू ऑन योर बिहाफ। फिर जैसे हम फिटल मेडिसिन हम स्टार्ट करेंगे ना, आप फिटल मेडिसिन के से प्री टेस्ट और लेंज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। द मोमेंट वी विल कंप्लीट आवर फीटल मेडिसिन, आपके इनके पूल कवर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे, आप आराम से इनकी डाटा बना लेंगे। नहीं होता टैग में, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। मुझे आई एम 100% श्योर यू कैन योरसेल्फ करेक्ट द कीज। अगर आपने फिटल मेडिसिन के टॉपिक्स मेरे साथ किए ना, तो दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू पीपल, बट स्टिल इफ देयर इज एन इशू टैग मी। लेकिन फीटल मेडिसिन के क्वेश्चन ही करें इन बुक से, ये ना करें जब हम फीटल मेडिसिन कर रहे हैं तो आप प्री मेडिकल कंडीशंस और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग खोल के बैठी, इससे आप लोग भी वो भी मल्टीटास्किंग हो गई। तो इतना टफ टाइम ना दें अपने माइंड को, ठीक है, ऑर्गेनाइज रखनी चाहिए। ओके, लाइव सेशंस का मैं पिन कर दूंगी मैसेज, लाइव से फिटल मेडिसिन की लाइव सेशन में पिन कर दूंगी डेट टाइमिंग, तो फिर आपके लिए इजी जाएगा। चले, गुड लक। हाँ, any query regarding your syllabus and how we should make notes and what are exam favorite topics, सब चीजें answered है या I have missed any task? waiting खामोशी का मतलब भी रजामंदी होता है। Yeah? Okay. चलो, good luck. Now please.